हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजय गौतम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के अपने क्लास में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सेशन में। हमारी धुरंधर सीरीज की आज तीसरी क्लास है, या यूँ कहें दूसरी क्लास है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद आज ये दूसरी क्लास है। शायद तीसरी है, दूसरी क्यों है, क्योंकि पहले में हमने एग्जाम्पल कराई थी, दूसरी हमने कल की थी क्लास, ठीक है, और आज ये तीसरी क्लास है। तो इसमें क्या है, देखो, इसमें हमें बचे हुए सवाल जैसे हमने कल कराए थे ठीक उसी प्रकार से हमें इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मात्र एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं बस। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये क्या है, 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 12 है, ठीक है, और 15 है और 21 है, ठीक है, ये तीनों संख्याएं हैं, इनका अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा। 12 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4 तियां 12 हो जाएगा। 15 का क्या आएगा, 3 गुणे 5, ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 21 का क्या आएगा, 3 गुणे 7, ठीक है। अब इसमें अगर हम निकालना चाहें हम क्या देखेंगे, एच सी एफ अगर निकालेंगे, एच सी एफ और एलसीएम दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या चीज है, तीनों में कॉमन जो है 12, 15 और 21 में, इसमें 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तीनों जगह 3 3 कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आप इस चैनल पे हमारे पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। ठीक है, अगर हम एलसीएम की बात करें इसमें तो कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले हम एलसीएम इसमें लिख लेंगे, जो 3 कॉमन हर जगह से हमने लिया है वो हम इसमें लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, मतलब 3 ये 3 ये 3 ये हम कॉमन लिया है हमने, वो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। इनटू क्या करेंगे, बची हुई संख्याएं लिख लेंगे। तो ये 2 बार 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा फाइनली, अगर हम बात करें तो एचसीएफ तो तीन है, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते, तो 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420, कितना आ जाएगा, 420। अब 420 क्या होता है, 420 धारा होती है जो पहले लगती थी बीएनएस की धारा में। ठीक है, 420 इसमें लगती थी किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब उलझाना, किसी तरीके से पागल बनाना। ठीक है, ये आप कर लीजिए, बाकी मैं ऐसे रफ किए देता हूँ अभी। ठीक है, आप कर लीजिए, फिर मैं अगला 17, 23 और 29 इसे आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आपने नहीं कर पाया है तो कृपया इसे स्टॉप करके और कर लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे रोक के आप इस पूरे को कर लेना। ठीक है, अभी मैं रफ किए देता हूँ। ठीक है, तो इसका हमने पहले का देख लिया, कितना निकला, 3 और 420, 3 निकला एचसीएफ मतलब मासा, एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकला 3, और एलसीएम निकला 420। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। आगे हम देखेंगे 17, 23 और 29, कितना, 17, 23 और 29, इन तीनों में कुछ कॉमन मिलेगा। इन तीनों के गुणनखंड क्या होंगे, इन तीनों के गुणनखंड कुछ नहीं होंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 1 गुणा 17 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 गुणा 23, 1 गुणा 29, इस प्रकार से हम इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें एचसीएफ की, तो इनमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आएगा इसमें 1, जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती,
उसमें एक कॉमन होता है, ध्यान रखना है। जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती उसमें क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, क्योंकि एक का हम किसी संख्या में गुणा कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना होगा इसमें, तो एलसीएम कितना आएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। तो ये कुछ इस प्रकार है, 11,339, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई इसका कर लेना, वो आपको आंसर ये मिल जाएगा 11,339, ठीक है। इसे आप कर लीजिए, इसे वीडियो को स्टॉप कीजिए और यहाँ पे आप इसे कर लीजिए। मैं इसे फिलहाल रफ कर रहा हूँ, या कोई दिक्कत नहीं, रहने दे। अगला वाला हम देखते हैं, ठीक है। इसमें कितना है, 8 है, 9 है और 25 है। 8 है, 9 है और 25 है। इसका अगर हम गुणनफल लिखना चाहें, गुणनखंड करके, सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है किसी भी संख्या का, ठीक है। गुणनखंड करके हम गुणनफल को लिखेंगे। तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 का आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 3 गुणा 3, 25 का आ जाएगा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 इंटू 5 आएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम HCF की, तो HCF मेरे भाई इसमें कितना होगा, HCF का मतलब तीनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए, प्रत्येक संख्या में कॉमन। अब इसमें कॉमन है कहीं पे, नहीं है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहीं कॉमन नहीं है, ठीक है। बाकी 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, केवल यहीं पे है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। तो HCF जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। हमने कहा भी जब कुछ नहीं होगा HCF तो एक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होगा, देखो जब किसी संख्या का HCF एक होता है, ध्यान रखना, जब किसी संख्या का HCF एक होता है तो उनका जो LCM आता है वो क्या आता है, उन तीनों मतलब उन सभी संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। जब किसी संख्या का, इसे आप अगर लिखना चाहें तो नोट करके लिख लें, नोट बना के अगर लिखना चाहें तो लिख लें। क्या लिखेंगे, जब जब किसी अ, जब किसी, या फिर, या इस प्रकार से लिखें, जब कोई या दो या दो से अधिक, ठीक है। जब कोई दो या दो से अधिक, दो से अधिक, जब कोई दो या दो से अधिक संख्याएं संख्याओं का मासा एक हो, का मासा एक हो, तो उनका उनका लासा मतलब LCM, LCM कितना होगा, LCM उनका उनका या उन संख्याओं का गुणज होगा, उन संख्याओं का गुणज होगा, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए, उन संख्याओं का गुणज होगा, ठीक है। जब कोई दो या दो से अधिक संख्याएं कैसी हों, संख्याओं का मासा एक होता है, तो क्या होता है, तो उनका LCM उन संख्याओं का गुणज होगा। मतलब जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका मासा कितना आता है, एक होता है, और उनका लासा कितना आएगा, LCM कितना आएगा, उनका गुणज आएगा आपस में, ठीक है। तो LCM की बात करें कितना आ जाएगा, 25 अट्ठे कितना होगा, 25 चौकू 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, और 200 निम्मा कितना होगा, 2 निम 18, मतलब 1800, ठीक है। ये आ जाएगा इसका LCM। देखो 8 निम 72, 72 25, मतलब 25 का अगर हम 8 में गुणा करें तो 200 आ जाएगा, और इसका गुणा हम 9 में करें तो 9 दूनी 18, 1800 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करना, अगर सरल तरीके से करें तो गुणा करना भी बहुत आसान हो जाता है, अगर हमें तरीका सही पता हो तो। किसी काम को करने का एक तरीका होता है, एक सही तरीका होता है, अगर हम उसे उस तरीके से नहीं करेंगे तो हमें वो थोड़ा कठिन पड़ता है। इसलिए सही तरीका हमेशा यूज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और सही तरीका यूज करके आराम से
सवाल को सॉल्व हमें करना है, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको सिखाएंगे सही तरीका क्या होता है, ठीक है। इस चीज की टेंशन आप मत लीजिए। बाकी ये आप नोट कर लेना, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा एक हो तो उनका एलसीएम हमेशा उन संख्याओं का क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें भी हमें एलसीएम निकलवाया है, ठीक है। क्या दिया है, एलसीएम 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम कितना दिया है, 9 दिया है, किसका, 306 का और 657 का। अब एलसीएम हमें निकालना है 306,657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होगा। दिया क्या है, एचसीएफ दिया है, कितना है, 9 है। संख्याएं कौन सी है, 306 और 657। तो हमने याद करिए, परसों हमने एक सूत्र लिखवाया था, दो संख्याओं का, क्या लिखवाया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। वही हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। क्या करना है, दो संख्याओं का देखो, अगर आप याद रखोगे गणित में कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, बाकी कॉन्सेप्ट है, आराम से आप मैथ को सॉल्व कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। हमें ये सूत्र पता होना चाहिए, इस सवाल के लिए जरूरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखो हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, संख्या हमें दोनों पता है, फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट मान ली और ये हमने सेकंड मान ली, दोनों संख्या हमें पता है, ठीक है। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, कितना है, एचसीएफ 9 है। हमें एलसीएम निकालना है, तो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या क्या होगी, 306 होगी। कितनी होगी, 306 होगी, इंटू दूसरी संख्या की क्या होगी, 657 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान कितना है, 9 है, तो वो हम 9 रख देंगे। एचसीएफ का मान कितना है, 9 है, तो 9 को हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। अगर स्थापित नहीं करोगे बाबू तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, ये सूत्र जो है दो ही संख्याओं पे अप्लाई होता है, ये बात नोट करके लिख लेना कि ये सूत्र दो ही संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम पे अप्लाई होता है, न कि 3 या 4 संख्याओं, ठीक है। ये बाकी कितनी भी संख्याओं उन पे अप्लाई नहीं होगा, मात्र दो संख्याओं पे अप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब क्या करना है, अब इस 9 को हमें इधर पक्षांतर कर लेना है, तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर क्या आएगा, एलसीएम, ठीक है। इतना आ जाएगा, इतना आपको कर लेना है, पक्षांतर कर लेना है। एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे, स्लोली बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। 9 को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब 9 से हम काटेंगे 306 या 657, किसको काटें, सबसे पहली बात कौन सी संख्या कट रही है ये हमें देखना होगा, तो 306 कट रही है नहीं। अब 306 कटने के लिए ये 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो 306 9 से विभाजित होगी, क्यों, क्योंकि इसकी संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा, क्यों, 3 और 6 9 होगा, 9 से कट जाएगा, तो 306 देखो 9 से हम काटेंगे तो कितना देखते, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 और 9 तीन 27, 9 तिया 27, बचेगा 3, 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, कितनी बार गया, 34 बार गया, कितनी बार गया, 34 बार गया, ठीक है। फिर 334, अब एलसीएम बराबर कितना आया, एलसीएम बराबर कितना आया, 34 गुणा 657। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करोगे बाबू, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। अब मान लो 34 है, 34 का हमें करना पड़ेगा 7 में, 34 27 का 4 28, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 657 और 34, अगर 34 का किया तो 7 बार 34 का हमें गुणा 7 में करना होगा, तो 3 7 21 210 और
4 सत्ते 28, ये 28, ये आ जाएगा 238, 238 मीन्स 8, ठीक है, और हासिल 23, ठीक है, हासिल 23, 34 पंजे हो जाएगा 170, 170 और हासिल 23 कितना हो जाएगा 3 9 1 193, हासिल आ जाएगा 19 और यहाँ पे आ जाएगा 3, हासिल बचेगा 19, ठीक है, हासिल कितना बचेगा 19 बचेगा। 34 छक्के 34 पंजे 170 होता है, 34 छक्के कितना होगा 170 प्लस 34 100 कितना हो जाएगा 170 प्लस 30 100 200 और 204, तो 204 में ये जुड़ जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा 19 और 4 23, 223 आ जाएगा 223, ठीक है, ये आ गया, ये एलसीएम 22,338 कितना आया 22,338, 22,338 ये हमें गुणा करके ये मिला है एलसीएम। तो अब हमें एलसीएम करना है, बिल्कुल सरल वे में ये सूत्र लगा के आराम से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत मालूम पड़ी हो या कहीं पे समझ ना आया हो या गुणा करना, ये आप गुणा करना समझ जाओगे, तो ज़्यादा गुणा करोगे, कुछ मल्टीप्लाई कर करके आप सीख जाओगे, जल्दी कैलकुलेशन आपको आ जाएगी। बेसिकली आपको करना पड़ेगा। मैथ हमेशा रिवीजन मांगता है और रिवीजन करिए, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ये कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पे हमारे पे नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। बाकी इसे आप कर लीजिए, स्टॉप कर दीजिए, मैं इसे रफ किए देता हूँ, रफ करके चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है, कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या है, कितनी है n है, के लिए संख्या 6 पे पावर n 6 पे पावर n है, जो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब इसका मतलब प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई संख्या n है और उससे हमने 6 पे घात लगा दिया है, उसे कितने पे घात लगाया है हमने 6 पे घात लगा दिया है मेरे बच्चे, कितने पे घात लगाया है हमने 6 पे घात लगा दिया है, ठीक है, उसे हमने 6 की घात बना दिया उस संख्या को। तो अब वो संख्या जब घात हम उसे खोलेंगे 6 को, तो क्या वो 0 पर समाप्त होगी, आइए देखते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो संख्या कितनी है 6 पे पावर n, इसका हम करते हैं गुणनखंड, इसका गुणनखंड का गुणनखंड बराबर कितना होगा 2 गुणा 3, 6 का गुणनखंड कितना होगा, 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस पे पावर n है तो n हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पावर n है तो हमने n पावर लगा दिया इस पे, ठीक है। हमें पावर से अभी कोई दिक्कत नहीं है, पावर n हो या कितनी भी हो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, हमें देखना है 6 को, ठीक है। 6 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, मतलब अभाज्य संख्याओं में उसे तोड़ना है जो संख्या में दी हुई है, तो अभाज्य संख्या 2 और 3 है, 2 3 6 हो जाएगा, तो हमने 6 में तोड़ दिया। अब क्या है, एक कंडीशन होती है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, उसके लिए उसके गुणनखंड 2 into 5 होने चाहिए, 2 into 5, मतलब कोई संख्या जब 0 पर समाप्त होती है तो उनके गुणनखंड 2 गुणा 5 उसमें एक बार जरूर आते हैं, एक बार क्या होता है इसमें जरूर आते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। तो क्या करना है, जब कोई संख्या, यहां पे लिखना है, जब कोई संख्या 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो या होती है तो उसका गुणनखंड या गुणनफल, ठीक है, उसका गुणनखंड 2 गुणा 5
इसकी पावर n लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 गुणा 5 होता है, 2 गुणा 5 होता है, मतलब क्या है, इसमें 2 गुणा 5 आना चाहिए तभी 0 आएगा लास्ट में अंक इकाई, ठीक है। लेकिन इसमें 2 गुणा 5 है नहीं, तो मतलब 0 नहीं आएगा, तो नीचे हमें लिख देना है अतः 6n, मतलब 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हमें लिख देना है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये हमें लिख देना है, हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए कर लीजिए इसे, क्या है सवाल, क्वेश्चन क्या था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो ब्रदर नहीं हो सकती है। कारण ये होता है क्यों, जब 2 और 5 का गुणन होगा तभी संख्या 0 आएगी, संख्या में 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पंचे 10 होता है, तो संख्या में 0 बनेगा। अगर 2 गुणा 5 नहीं आएगा या 4 गुणा 5 आना चाहिए, मतलब 5 का गुणा एक सम संख्या में होना चाहिए, एक सम संख्या में होना चाहिए, 5 का गुणा एक सम संख्या से होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी शून्य आएगा उस संख्या में। सम का मतलब है उसमें 2 जरूर आएगा, अगर सम संख्या से गुणा होगा तो 2 जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए ये चीज देखा कि 2 गुणा 5 पे घात n होता है तभी उसमें शून्य आता है, तो आता है 6 पे घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, सीधी सा बात है, 6 पे घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी मेरे बाबू, ये बात ध्यान रखना। देखो अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, क्या है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। और 7 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5, ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछा है भाज्य संख्या क्यों, मतलब ये इसने खुद मान लिया कि भाज्य संख्या तो है, लेकिन तुम ये बताओ कि ये भाज्य संख्या क्यों है, मतलब हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या ये क्यों है, ठीक है। सबसे पहली संख्या ये वाली लेते हैं, मान लिया ये संख्या ए है, ठीक है, यह संख्या x है, माना, या फिर माना x बराबर, एक करो माना x बराबर, हमने संख्या मान ली 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13 पहली संख्या हमने ये ले ली, ठीक है। अब इसमें से देखिए आप, यहाँ से हम सबसे पहले इनका गुणा अगर हम आपस में करें, उससे पहले इन्हें 13 13 जो जगह कॉमन है 13 प्लस 13, तो ये है ना, इन्हें कॉमन ले रहे, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया, कोष्टक में इधर बचा 7 गुणा 11, तो 11 सत्ते 77 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 ही तो बचेगा, 13 को हमने 13 को कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 13 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो ये प्लस लगा दिया यहाँ पे हमने, तो 77 1 कितना हो जाएगा 78, तो 13 गुणे 77 और 1 78। अब क्या, देखिए हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब, मतलब अभी तो नहीं, हमने इससे पहली क्लासों में कल परसों बताया था, ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब कोई भाज्य संख्या होती है तो उसके गुणनखंड होते हैं, अगर अभाज्य संख्या होगी तो उसका गुणनखंड 1 हमेशा होगा, तो इसमें तो गुणनखंड हमें 2 मिल रहे हैं, एक संख्या तो है ही, ठीक है, इसका गुणनखंड कितना मिल रहा है हमें 2, अतः क्या लिखेंगे, अतः या फिर ये लिखेंगे, सबसे पहले संख्या x के 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं, जबकि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता, जबकि उसका गुणनखंड केवल एक ही होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता, कोई गुणनखंड
नहीं होता मेरे बाबू, क्या होता, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये लिख देना है। अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है। संख्या x के दो गुणनखंड है, जबकि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता, केवल एक के अलावा। यहाँ पे लिख देंगे केवल एक के अलावा, ठीक है, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, जबकि इस संख्या के दो गुणनखंड है 13 गुणन 78, ठीक है। यहाँ पे मैं इतना लिखे और स्टॉप अपना कर देना। अब हम दूसरी संख्या भी चेक करें इसी प्रकार से, ठीक है। तो y बराबर, यहाँ पे y मान लेंगे, इस संख्या को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस प्लस कितना लगाएंगे हम 5, प्लस 5 है तो प्लस 5 लगा देंगे। अब इनमें हमें 5 कॉमन मिल रहा है, कितना कॉमन मिल रहा है मेरे भाई, 5 कॉमन मिल रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है। देखो कॉमन हम तभी ले सकते हैं जब बीच में कोई चिन्ह प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। गुणा होगा तब हम कॉमन नहीं ले सकते, तब हम काम गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमने कॉमन ले लिया 5 को, 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब इनका हम गुणा कर देंगे, बेसिकली क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 6 सत्ती 42, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है, और एक पंजे ये भी कॉमन आ गया, सॉरी एक दूनी 2 और 2 3 6 6 24 24 और 24 इधर 42 है और इधर 24 बना, ठीक है। तो 42 गुणा 24 प्लस प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक बचा तो एक लिख देंगे, ठीक है। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5, ये 5 लिखा है, ये 5 हमने लिख दिया, 42 24 का होगा किया, 24 दूनी 48, 48 का 8 और से 4, 24 चौके 96 और 4 100, तो 1008 प्लस 1 आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1008 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1009, ठीक है, 1009 हो जाएगा ये। तो 5 गुणन 1009, और इसके भी दो गुणनखंड है, एक तो 5 है, एक 1009 है। कौन सी संख्या की, 22 संख्या आता है, यहाँ पे 22 संख्या 22 के दो गुणनखंड है। क्या सीधी लिख दे, इतनी बड़ी लाइन ना लिखे, एक दूसरी लाइन लिखे, संख्या 22 संख्या 22 संख्या 22 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्यों पता है क्यों है ये भाज्य संख्या, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है भाई, कौन कौन से, एक तो है 5, एक है 1009, क्योंकि इसके दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, ठीक है। ये हमने लिख दिया और छोड़ दिया। अब सवाल हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। तो गुणनखंड हमेशा अगर किसी संख्या में दो मिल रहे हैं तो क्या कैसी संख्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। अगर दो से कम मिल रहे हैं मतलब केवल एक मिल रहा है, मतलब एक गुणज उसका मिल रहा है, जैसे 23 है 17 है 19 है, इनका एक गुणज है केवल, इनका कोई इन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का भाग न जाना, और भाज्य का मतलब होता है किसी संख्या का भाग चला जाना, ठीक है। तो ये कर दीजिए, आगे अगला सवाल करते हैं। हाँ मेरे भाई, अब अगला सवाल क्या है, देखो इतना बड़ा सवाल है, आपका सिर एकदम चकरा गया होगा इस सवाल को देखिए, क्योंकि ये 2 3 4 4.5 मतलब 4.5 लाइन है भाई, 4.5 मतलब 4 से 1 बटा 2, 4.5 को हम कैसे लिखेंगे, 4 से 1 बटा 2, इतनी लाइनों में ये बना है। तो आपका सिर घूम जाएगा इस सवाल को देख के, लेकिन इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है भाई, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर एक लाइन में मैं इसका आंसर बताऊं तो एलसीएम
एलसीएम 12, 18 इन दोनों का एलसीएम ले लो, वही इसका आंसर होगा। क्यों? एक 18 दी है संख्या, एक 12 दी है, 12 और 18 का एलसीएम ले लो, सवाल सॉल्व एकदम। 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36, 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। मिलेंगे मतलब एक बार दोनों एक जगह पे हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन करें तो करें कैसे? इतना बड़ा सवाल है और 2 सेकंड नहीं लगेंगे इसको हल करने में, लेकिन हमें करना है थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से सवाल को हमें करना होगा मेरे भाई। तो कैसे करेंगे? देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार, वृत्त मतलब गोल पथ है। कैसा है? सर्किल, सर्किल वाइज। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। अब अगर सर्किल बनाना चाहूँ तो गोल कैसे बनेगा? भाई गोल मैं बना नहीं पाता हूँ, लेकिन अगर बनाने की कोशिश करूँ कुछ इस प्रकार से सर्किल बन जाएगा। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। तो लिख लेंगे सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। 18 मिनट में लगाती है। ठीक है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। दूसरा कौन है? रवि। ठीक है, दूसरा कौन है? रवि। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक स्थान से, वे दोनों एक साथ, ठीक है, वे दोनों एक साथ एक स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे दोबारा मिलेंगे? कितने समय बाद वे दोबारा मिलेंगे? ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब सबसे पहले लिख लिया सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। अब मैं रवि का भी लिखना है। रवि एक चक्कर, जबकि रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। 12 मिनट में लगाता है। भाई रवि ज्यादा तेज दौड़ता है, तभी तो 12 मिनट में लगा देता है। तभी तो लगा देगा ना 12 मिनट में। कब लगा पाएगा भाई? जब रवि तेज दौड़ेगा तभी 12 मिनट में लगा पाएगा। और सोनिया धीरे दौड़ती है तभी 18 मिनट में लगा पाएगी। अभी हम सोचना ये लड़की तो धीरे दौड़ पाती है। भाई कुछ लड़कियां बहुत तेज दौड़ती है। ठीक है, एथलीट्स बनती हैं कुछ लड़कियां ऐसी, बहुत तेज दौड़ती हैं लड़कियां भी। ठीक है, इस सवाल में मतलब एक इंसान का नजरिया होता है लड़कियां धीरे दौड़ती हैं। ठीक है, इसलिए उसने सवाल भी ऐसा ही बनाया है। मतलब लड़के को एक सक्षम दिखाया गया है। 12 मिनट में वो लगा देगा। कितना? 12 मिनट में एक चक्कर लगा देगा। लड़की लगाएगी 18 मिनट में। जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ लड़कियां बहुत तेज दौड़ती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, अब क्या होगा? वे दोनों, यहाँ पे हम लिखेंगे वे दोनों मिलेंगे कब? वे दोनों दोबारा एलसीएम 18, 12 पर मिलेंगे। ठीक है, 18,12 पर मिलेंगे। ठीक है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम के लिए हमें क्या करना है? 12 मतलब 18 लेना है और 12 लेना है। इनका हमें करना है गुणनफल। क्या निकालना है मेरे बाबू? इनका निकालना है गुणनफल। सबसे पहले करेंगे हम गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4 गुणा 3। 18 कितना होगा? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो कर लेंगे। 18 को क्या होगा? 2 गुणे 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ये तो हो गया 18 का वर्गखंड। और 12 का अगर हम लेना चाहें तो 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब इसमें 3 एक बार आया, इसमें 2 बार आया, इसमें 2 2 बार आया, इसमें 1 बार आया। ठीक है, ऐसा है। क्या क्या है?
अब हमें निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। बेटा कैसे निकालोगी? तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिखना है। सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिखना है। कितना कॉमन है? 2 एक बार कॉमन है, ठीक है। 2 एक बार कॉमन, इससे इससे सबसे पहले यहाँ से ले 2, यहाँ से भी 2 ले लिया, एक बार हमने लिख लिया 2, ठीक है। अगली बार एक बार 2 मिल गया कॉमन, अब 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, एक बार 3 3 ले लिया, ठीक है। 3 ले लिया, ठीक है। हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से भी 3 ले लिया, यहाँ से भी हमने 3 ले लिया कॉमन। बचा जो कॉमन नहीं आया उसे भी लिख लो। तो 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, ऐसे भी लिख लो। 3 गुणा 2, ये भी लिख लिया। मतलब सबसे पहले जो कॉमन है उन्हें लिख लेंगे, तो जो कॉमन नहीं है हम उन्हें भी लिख लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया? 2 या 6 या 18 दूनी 36, मतलब 36। एलसीएम कितना आया? 36। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे बाबू? अतः अतः वे दोनों 36 मिनट बाद, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद दोबारा आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। समझ लो, हो गया यहाँ पे द एंड। तुम्हारा क्या हो गया? द एंड। ये होता है द एंड का चिन्ह, ठीक है। ये समाप्ति बोधक चिन्ह होता है। क्या होता है? समाप्ति बोधक चिन्ह। अगर आप हिंदी में आगे बढ़ोगे तो ये होगा समाप्ति बोधक चिन्ह, ठीक है। 0 मतलब ऐसे डैश, फिर 0, फिर ऐसा, ठीक है। ये समाप्ति का अर्थ होता है। आपने पुरानी किताबें अगर देखी होंगी तो उसमें ये चिन्ह देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं, हम गए प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सी? 1.1। 1.1 जो थी वो प्रश्नावली हमने पूरी खत्म कर दी, फिनिश। क्या होगी? फिनिश हो गई मेरे बाबू, फिनिश, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 1.2 की तैयारी करेंगे। कल हम उसके चंद एग्जाम्पल देखेंगे, 2 या 3, ठीक है। उसके बाद हम उसके सवाल को करेंगे, ठीक है। उसके सवाल को हम करेंगे। अब मेरा भी जगह तो रहा है, बहुत जरूरी अपने तरह से, ठीक है। सबसे बड़ी शायद ये क्लास होगी हमारी, पिछले जितनी भी 2-3 क्लास रही उनमें, ठीक है। तो ये सवाल मैंने इसलिए भी कराया है, वैसे तो मैं बता देता, करने के लिए हिंट दे देता, इसलिए कराया कि बड़ा सवाल देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, नए नए होते हैं, जहाँ बड़ा सवाल देखा वो डर जाते हैं, और ये छोड़ सकते थे आप। तो बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं, ये 2 सेकंड में करने लायक है। 18 देखा, 12 देखा, हमने बता दिया आंसर 36 आएगा, क्योंकि 12 से भी 36 कटेगा, 18 से भी कट जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। सवाल कर लीजिए। बाकी अगर आप इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, ठीक है। लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी अपने आप दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा बहुत तो यार सपोर्ट कर सकते हो ना, तो ठीक है, इतना तो कर दो, कम से कम दोस्तों के पास शेयर कर दो। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी क्लास खोल के देख लेता है, जो हाई स्कूल में नहीं है, वो भी कुछ लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो वो शेयर भी कर सकते हैं हाई स्कूल वाले बच्चों के पास, या कुछ ऐसे हों जो जान परिचय हों, उनके पास हमारी वीडियो शेयर करें। बाकी पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, फ्री में, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, ये वादा करता हूँ, ठीक है। और आप अगर बने रहेंगे हमारे साथ तो 0 से और टॉप लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप 70 में से 70 करके आएंगे अगर हमारी क्लास आप अटेंड करेंगे रेगुलरली, ठीक है। तो कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, कृपया करके, ठीक है, जरूर कर लें। धन्यवाद।